इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम फाइनली आ गए हैं हमारे आखिरी पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है। पूरी सीरीज़ में सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कराया गया है। सभी एमसीक्यूज बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र का अर्थ होता है जो मानव निर्मित होता है। तो मानव निर्मित इन चारों में खेत जो है, खेत मानव ही तैयार करता है, तो ये मानव निर्मित एक कृत्रिम पारितंत्र है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा क्या होता है। पहले स्तर पर हमेशा उत्पादक होते हैं पौधे, दूसरे स्तर पर होते हैं शाकाहारी, तीसरे स्तर पर पाए जाते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी वाला आंसर हमारा सही है। एक पारितंत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है। एक पारितंत्र में जीवित और निर्जीव, जैव और अजैव दोनों ही कारक होते हैं। तो जीवधारी और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं एक पारितंत्र में। नीचे दी गई एक श्रृंखला में अगर चौथे पोषी स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सांप वाले स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा है, हमें बताना है पहले स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी। तो देखिए, जब भी आहार श्रृंखला में, इस आहार श्रृंखला में अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो बड़ा सिंपल सा नियम होता है कि एक एक जीरो कम करते जाना है। अगर उल्टी दिशा में जाओगे तो एक एक जीरो बढ़ाते जाना है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर सांप के पास 5 है तो मेंढक के पास 50, टिड्डे के पास एक जीरो और बढ़ा के 500, और घास के पास 5000। यूनिट दे रखी है किलो जूल, तो आ गया किलो जूल। तो 5000 किलो जूल हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों, गैर जैव निम्नीकरणीय वो जिनको जो अपघटित नहीं हो सकते हैं, और जो अपघटित नहीं हो सकते हैं उनकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसको जैव आवर्धन कहते हैं। केमिकल्स की मात्रा निचले पोषी स्तर में कम मिलेगी, अगले वाले में बढ़ जाएगी, उससे अगले वाले में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सारे जो है अपघटित नहीं होते हैं। इस चीज़ को जैव आवर्धन कहा जाता है, और इस हिसाब से मनुष्य में सबसे ज़्यादा मात्रा भी पाई जाती है। ओजोन परत के घटते जाना किसके कारण होता है। ये केमिकल होता है CFC बोलते हैं जिसको, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण ओजोन परत जो है वो खराब होती जा रही है। सातवां, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक का अर्थ है जिसमें कार्बन नहीं होती, ठीक है। उनसे कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम जो है वो उत्पादक करते हैं। उत्पादक अक्सर जो है वो नील हरित शैवाल या हरे पेड़ पौधे होते हैं। किसी पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा 10% किस रूप में होती है। तो भाई 10% का ट्रांसफर होता है, और वो 10% जो है वो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के रूप में होती है। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, उसको क्या कहते हैं। अनेक तरीके से, मतलब एक उलझा हुआ जाल होता है, उसको हम आहार जाल कहते हैं। आहार जाल, आहार श्रृंखला इसलिए नहीं क्योंकि आहार श्रृंखला में केवल एक सीरीज बनती है, एक सीरीज बनती है, लेकिन आहार जाल में एक जीव को एक से ज़्यादा जीव खा सकते हैं, जिससे एक पूरा जाल बन जाता है, जिसको आहार जाल कहते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा अपनी किताब में। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। पहला पोषी स्तर पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, वापस वाली दिशा में कभी नहीं हो सकता। चौथे से तीसरे में ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, मतलब एक दिशा होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। मानव जब यूवी किरणों के अत्यधिक प्रभावित होता है तो क्या होता है। देखिए, एक तो त्वचा का कैंसर हो जाता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, वो भी, इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। तो पहला और तीसरा, प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति होती है और त्वचा का कैंसर होता है। पहला और तीसरे के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय, मतलब जो अपघटित नहीं होते हैं, केवल वही है, केवल और केवल वही है, ये हमने छांटना है।
देखिए पहले में लकड़ी, कागज, चमड़ा ये तो हो जाते हैं, ठीक है, इनको तो अपघटित किया जा सकता है। पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी ये गैर जैव निम्नीकरणीय है। प्लास्टिक, प्रक्षालक और घास, यहाँ पर घास जो है वो जैव निम्नीकरणीय है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, पहला और तीसरा नहीं आएगा। चौथा है प्लास्टिक, बेकलाइट और डीडीटी, ये भी गैर जैव निम्नीकरणीय है। तो हमें अपने दो ऑप्शन मिल गए, दूसरा और चौथा। दूसरे और चौथे के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? एक लेवल से जब दूसरे लेवल पर जाते हैं तो 10% ऊर्जा जाती है, तीसरे पे जाएंगे तो उसका भी 10% जाएगा, चौथे पे जाएंगे तो उसका भी 10% जाएगा। तो ऊर्जा जो है वो घटती जाती है, ऊर्जा जो है वो घटती जाती है, तो लास्ट तक ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। इसलिए उच्चतर पोषक स्तरों पर ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आगे पोषक स्तरों की संख्या कम हो जाती है और आमतौर पर किसी आहार श्रृंखला में 4 ही पोषक स्तर देखने को मिलते हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है वो छांटना है। सभी हरे पेड़ पौधे और नीले हरित शैवाल उत्पादक होते हैं, ये कथन सही है, हमने बोलना है सही नहीं है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन अकार्बनिक, अभी हमने पढ़ा था अकार्बनिक, बिना कार्बन वाले यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला सही नहीं है, दूसरे वाला सही नहीं है, हमसे सही नहीं है पूछा गया था, हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता? आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता, ये हमने छांटना है। देखिए ये वाली तो बात सही है, घास, घास खाएगा खरगोश, खरगोश को या तो शेर खा लेगा या तो भेड़िया खा लेगा, तो ये वाली तो श्रृंखला सही बन रही है। पलवक जो है वो पानी में पाए जाते हैं, मछली पानी में पाई जाती है, टिड्डा जमीन पे और मानव, ये श्रृंखला सही नहीं बन रही है, ये श्रृंखला सही नहीं बन रही है, क्योंकि घास टिड्डा खाएगा, पलवक जो है मछली, ये पानी के हैं, तो ये सीरीज सही बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली सीरीज गलत है। तीसरे वाले में देखते हैं, भेड़िया, घास, सांप, बाघ, यहाँ पर तीसरे वाले में अगर आप देखोगे तो घास को इनमें से कोई नहीं खाएगा, ना भेड़िया खाएगा, ना सांप खाएगा, ना बाघ खाएगा, तो ये वाली सीरीज भी हमारी गलत है। चौथी सीरीज, मेंढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, घास को खा लेगा टिड्डा, टिड्डे को खा लेगा मेंढक, मेंढक को खा लेगा सांप, सांप को खा लेगा चील, तो ये वाली सीरीज तो सही है। तो पहली और चौथी सही है, लेकिन हमसे पूछा था संघटक नहीं हो सकता, मतलब गलत सीरीज को छांटना था, दूसरी और चौथी से, दूसरी और तीसरी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी प्रतिशत होती है? जो रूल होता है वो नॉर्मली 10% रूल है, लेकिन जो सूरज ऊर्जा देता है उसका 1% इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद हर पोषक स्तर पर 10-10% का ट्रांसफ़र होता है, 10-10% का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हरे पौधे अवशोषित ऊर्जा का कितना प्रतिशत होती है? तो केवल 1%, 1%, केवल 1%, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए पोषक स्तरों में हमने बताना है कि किस पोषक स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी सबसे नीचे वाले स्तर पर, उत्पादक स्तर पर, जिसको बोलते हैं T1, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहेगी, फिर ऊर्जा घट जाएगी 10%, 10%, 10%, सबसे कम ऊर्जा रहेगी T4 पर, सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहेगी T1 पर। तो T1 हमसे पूछा था सबसे अधिक ऊर्जा, अधिक पूछे तो T1, कम पूछे तो T4। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हिरण को गायब कर देते हैं, चलो हटा दिया हिरण को हमने, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या बाघ जो है वो घास खाने लगेगा? बिल्कुल नहीं। हिरण जब गायब हो जाएगा तो घास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, घास की संख्या बढ़ जाएगी, बाघ जो हैं वो घट जाएंगे, क्योंकि बाघ घास खाएंगे नहीं और हिरण उनको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हिरण तो गायब हो गए। तो घास की संख्या बढ़ेगी और बाघ की संख्या घट जाएगी, बाघ की संख्या घट जाएगी, घास की संख्या में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन आप पढ़ के देख लीजिए, गलत है सारे। किसी पारितंत्र में अपघटक जो हैं डिकम्पोजर, वो क्या करते हैं? वो पदार्थों को तोड़कर सरल रूप में बदल देते हैं, पदार्थों को तोड़कर सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है, ये उनका काम होता है। पहला ऑप्शन,
अकार्बनिक पदार्थ को सरलतर रूप में बदल देते हैं। अकार्बनिक पदार्थ तो पहले से ही सरल होते हैं। जैव पदार्थ को अकार्बनिक में बदल देते हैं, ये बात सही है। जैव पदार्थ होते हैं कार्बनिक, कार्बनिक होते हैं जटिल, कार्बनिक होते हैं जटिल। उनको अकार्बनिक में बदल दिया मतलब उनको सरल बना दिया, ठीक है। तो यही काम अपघटक करते हैं, जटिल को सरल बनाने का काम, जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदलने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 20वां क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक और है इसके बाद। यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? मेंढक टिड्डे को खा रहा है तो किस दिशा में होगा? अब देखिए, सबसे पहले टिड्डा तो खाता है घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को खा लिया मेंढक ने। अब ये है उत्पादक स्तर, ये है प्रथम उपभोक्ता, ये है द्वितीय उपभोक्ता। तो टिड्डे ने मेंढक को खाया तो ट्रांसफर कहाँ हुआ? प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक या प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में ट्रांसफर होगा। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं वो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से, प्लास्टिक वगैरह से बनी होती हैं, ठीक है। तो उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी इजी और काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर मिलेंगे आपको। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है इस सीरीज़ की तो जाके देखिए। हमने पूरी साइंस के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हिंदी मीडियम। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में बताइएगा, उसको ज़रूर से सोल्व किया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।